ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, गूगल के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा 7.1 ट्रिलियन इस मार्केट का वॉल्यूम हो गया है अब। और उड़ते उड़ते कबूतरों की अगर हम बात करें, अगर गूगल रिपोर्ट को भी छोड़ें, तो वो लोग कहते हैं कि इस मार्केट का जो अभी का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 1.1 ट्रिलियन एवरीडे, जो कि हमें शो नहीं कराया जाता, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली ब्लैक मनी या जो भी ये सब पैसा होता है वो होता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड जो आपको बताते हैं नंबर्स, जो फिगर्स बताते हैं, वो 7.1 ट्रिलियन के ऊपर जाती है। अब ये जो करेंसी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी मार्केट है, ठीक है। अब इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हम अपनी स्लाइड चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आज अपने छोटे से लेक्चर के अंदर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉरेक्स होता क्या है, इसका काम क्या चीज़ है। तो बिल्कुल हम छोटे स्केल से शुरू करते हैं, ताकि जो हमारे पास फ्रेश बच्चे हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता क्या चीज़ है, तो उनके समझ में आ जाए कि फॉरेक्स का काम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल छोटे स्केल पे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है। अ पर्सन गोइंग टू परफॉर्म हज, ठीक है। अगर एक बंदा है जो हज परफॉर्म करने जा रहा है, आपके घर में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो हमारी रोज़मर्रा की जो पर्सनल ज़िंदगी है, इसके अंदर फॉरेक्स किस तरह से वर्क करता है। आपके जाहिर सी बात है, रिश्तेदार हैं या आपके घर में से अम्मी अब्बू वालदेन या आप खुद कभी भी कहीं पे भी जाते हो, दूसरे मुल्क जाते हो या आप उम्रा करने जाते हो, उम्रा करने ज़रूर लाजमी कोई ना कोई गया होगा। तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो सबसे पहला काम ये करता है, जब उसका उम्रा जाने का होता है प्रोग्राम, तो वो वहाँ जाने से पहले या तो पाकिस्तान से ही अपनी जो पाकिस्तान की करेंसी है उसको तब्दील करवाता है सऊदी रियाल के अंदर। वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब वो सऊदीया जाएगा तो वहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलती है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाकर टैक्सी ड्राइवर को कुछ पे करोगे पाकिस्तानी रुपीस में, वो लेने से इनकार कर देगा। अगर आप वहाँ जाकर रेस्टोरेंट में खाना पीना कुछ खाओगे, उसका बिल पे करोगे, वो पाकिस्तानी करेंसी लेने से इनकार कर देगा। होटल का रेंट पे करोगे, वो करेंसी लेना आपसे इनकार कर देगा। तो फिर आप क्या करोगे? या तो वहाँ जाने से पहले यहीं पाकिस्तान में किसी एक्सचेंजर की शॉप पर जाओगे, यहाँ पर मौजूद होती हैं, हर शहर में होती हैं, ठीक है। वहाँ एक्सचेंजर क्या काम करता है? आप उसके पास जाते हो, आप उसको पाकिस्तानी रुपीस देते हो और उसको कहते हो मुझे इसके बदले में सऊदी रियाल दे दे। अब वो जितनी करेंसी आप लेके जाओगे, जो भी इसका रेट चल रहा होगा, ठीक है, वो आपको उसके मुकाबले में, उसकी आपको पाकिस्तानी करेंसी के बदले सऊदी रियाल आपको दे देगा। ये एक छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने करेंसी एक्सचेंज तब्दील कैसे करी और क्यों करी। अगर दूसरे एग्जांपल हम इसकी देखें, अगर कोई भी गोरा अगर घूमने आता है पाकिस्तान के अंदर, बाहर मुल्क से कहीं से भी आता है, फॉरेन से आता है, तो सेम इसी तरह पाकिस्तान में जब वो घूमेगा, तो अगर वो जिस भी मुल्क का होगा अपनी कोई भी करेंसी देगा। फॉर एग्जांपल चाइना से लोग आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो चाइना वाले अगर यहाँ पे येन अपनी करेंसी देंगे, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे या किसी शॉप वाले को जाकर उसको पैसे देंगे और यन देंगे, तो हमारे शॉपकीपर क्या कहेगा? वो लेगा ही नहीं, वो कहेगा यार मुझे आप पाकिस्तानी रुपीस में पैसे दो, मैं इसको येन में नहीं ले सकता। तो इसीलिए वो चाइनीज़ भी यही करेगा, सबसे पहले एक्सचेंजर के पास जाएगा, ठीक है। एक्सचेंजर को बोलेगा मेरे पास ये चाइनीज़ रुपीस करेंसी जो भी येन कहलाता है वहाँ का, ठीक है, तो मेरे पास ये येन पड़े हैं, चाइनीज़ येन पड़े हैं, आप इसको चेंज करके दो पाकिस्तानी रुपीस में। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि हम जब गए एक्सचेंजर के पास पाकिस्तानी रुपीस को रियाल चेंज कराने के लिए, तो हमने उसको बेचे पाकिस्तानी रुपीस सेल किए। हमने उसको पाकिस्तानी रुपीस सेल किए और सेम उसी वक्त एक्सचेंजर ने क्या करा, मुझसे पाकिस्तानी रुपीस बाय किए। और जब मैंने पाकिस्तानी रुपीस सेल किए, तो मैंने क्या बाय किया? मैंने बाय किया यहाँ पे सऊदी रियाल। सेम उसी वक्त एक्सचेंजर ने क्या काम किया? एक्सचेंजर ने रियाल सेल किया और मुझसे पाकिस्तानी रुपीस बाय कर लिए, ठीक है। अब ये करेंसी की आपस में खरीदो फरोख्त है।
हमेशा करेंसी कभी भी आपस में खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये करेंसी है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सचेंज का, यानी तब्दील। एक के बदले दूसरी करेंसी हम तब्दील कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ड आ जाता है एक्सचेंज का। यहाँ पे देख लेना आप एक्सचेंज, ठीक है। और क्योंकि हम फॉरेन करेंसी, जाहिर सी बात है, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं। तो ये बेसिकली फॉरेक्स का मतलब है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम किस तरह से फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। तो फॉरेक्स जो है हमारे पास लाइफ में किस तरह इफेक्ट करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर एसएमएस आप चैट के अंदर टाइप कर दें यस, तो मैं आगे चलूँ। ठीक हो गया। सबके समझ में आ गई है? अच्छा जी, ये हम छोटे स्केल के ऊपर कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा बड़े स्केल की तरफ जाते हैं कि बड़े स्केल की तरफ क्या होगा हमारे पास। अच्छा, अब इस चीज़ को हम बड़े स्केल पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये बड़े स्केल पे किस तरह से वर्क करता है फॉरेन करेंसी का काम। अब इसी तरह एग्जांपल हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चाइना की प्रोडक्ट चलती है, मोबाइल चलता है, लैपटॉप चलता है, वॉट एवर, बल्ब चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आइटम चलते हैं, बेतहाशा अनगिनत आइटम्स जो है पाकिस्तान के अंदर यूज़ होते हैं। तो अब पाकिस्तान, ये हमारे पास जो पाकिस्तान है, ये चाहता है चाइना से सामान मंगवाए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो अब ये सबसे पहला काम क्या करेगा, सामान तो आ जाएगा, कंटेनर जो होगा उसका उसके पास आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान उसको पे किस तरह से करेगा। ये जो कंटेनर हमारे पास मौजूद है, इसकी पेमेंट किस तरह से वो पाकिस्तान करेगा। अब चाइना से सामान मंगवा रहा है, तो क्या चाइनीज रुपीस में उसको पे करेगा? ठीक है, सबसे पहले ये सवाल आ जाएगा कि वो जाए अपनी पाकिस्तानी रुपीस को चाइनीज यन के अंदर जो है चेंज कराए। ठीक है, एक ऑप्शन ये है इसके पास। लेकिन हम पाकिस्तान की जब बात करें, तो पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक से, बहुत सारे स्टेट से खरीदो फरोख्त करता है, जिसमें हमारे पास इंडिया आ जाता है, अपना ईरान आ जाता है, ईरान से ऑयल ले रहा है, इंडिया से कोई सामान ले रहा है। तो पाकिस्तान क्या यही करता रहेगा कि वो अलग अलग करेंसी को, अलग अलग मुल्क की करेंसी को चेंज कराता रहेगा? अगर उसको इंडिया से कुछ लेना है तो अपने पाकिस्तानी रुपीस को इंडियन इंडियन रुपीस में चेंज कराएगा, ठीक है। अगर उसको ईरान से कुछ लेना है तो ईरानी रियाल के अंदर उसको चेंज कराएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको अलग अलग मुल्क की करेंसी के अंदर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ग्लोबल करेंसी। सबको पता है पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, और पूरी दुनिया इसको लेती है, एक्सेप्ट करती है, ठीक है। हमारे पास एक ग्लोबल करेंसी आती है जो पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ ये चलती है। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि हर कोई मुल्क ये चाहता है कि वो उसको डॉलर के अंदर ही पे करे। अगर आप आज यहाँ पर कमाने बैठे हो, तो आप भी यही चाहते हो कि यार हम डॉलर के अंदर कमाएं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। और पूरी दुनिया जब डॉलर के अंदर पे करती है, तो उसको वैसे ही नीड होती है। अगर पाकिस्तान को आगे किसी से कारोबार करना है, तो वो यही चाहेगा कि उसको डॉलर में पे करे। अगर वो किसी और से पैसे लेना चाह रहा है, तो वो भी यही चाहेगा कि उसे डॉलर के अंदर पे करे, ताकि उसका काम चल सके, ठीक है। अब पाकिस्तान को चाइना से कुछ मंगवाना है ना, तो सबसे पहले वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेगा, इस पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करेगा डॉलर के अंदर, ठीक है। अब जितनी भी अमाउंट हो इसकी, वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको रेट पता होगा, अभी एक पाकिस्तानी रुपीस बराबर तकरीबन 278 चल रहा है, 280 के करीब चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी वो है, डॉलर की कीमत है, ऑलमोस्ट ये लगा लो 280। अब वो जितनी भी उसकी होगी, वो अपना काम चलाएगा, ठीक है ना। ये एक बड़े स्केल के ऊपर हमारे पास करेंसी एक्सचेंज हो रही है। पाकिस्तान ने चाइना को पे किया डॉलर के अंदर, एंड अपना सामान आगे से मंगवा लिया। इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ईरान। अब ईरान को कुछ चाहिए सामान, किससे चाहिए? ईरान को सामान चाहिए अमेरिका से, ठीक है। अब अमेरिका, सबको पता है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, सारी चीज़ें उसकी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ईरान को कोई ज़रूरत पड़ गई है टेक्नोलॉजी की, जो उसने बाय करनी है अमेरिका से।
अब ईरान क्या काम करेगा? ईरान यही काम करेगा जो सेम पाकिस्तान ने किया है। ईरान की जो ईरानी रियाल होगा उसको कन्वर्ट कराएगा डॉलर के अंदर। ठीक है। अब उसको जितनी भी डॉलर की उसने सामान मंगाया है वो कन्वर्ट करा के डॉलर के अंदर अपनी पेमेंट कर देगा। और हंसी खुशी अमेरिका जो है इससे डॉलर में पेमेंट ले लेगा। यहाँ पे बड़े लेवल बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पर काम हो गया है हमारे पास करेंसी एक्सचेंज का। जो मुल्क कंट्री से कंट्री चल रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से कुछ भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉरेक्स का क्या काम आ रहा है? वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं बड़े लेवल के ऊपर, किसी दूसरे मुल्क की, मतलब डॉलर से एक्सचेंज कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क को पे करने के लिए। ठीक है, ये बड़े स्केल के ऊपर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का काम हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? जिसको आ गई है यस लिखते हैं। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। गुड हो गया। अच्छा, अब ईरान के पास क्या है? ऑयल है। ठीक है, अब अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई ऑयल लेने की। तो अब अमेरिका किस तरह से ईरान को पेमेंट करेगा? जल्दी से अपने अपने माइक खोलो और जल्दी से बता दो कि ईरान ने जब परचे वो अमेरिका ने जब परचेस करना है ईरान से ऑयल, तो अमेरिका उसको किस में हाँ, पेमेंट मेरे करेगा? तेरे को थोड़ा ठीक है, बार बार वो जो है ना, लिंक डाउन होके फिर हो रहा है, इसलिए मुझे तो प्रॉपर समझ नहीं आ रही। सिग्नल का इशू है इधर मेरे पास ना, रिकॉर्डिंग आपके में पास भी बाद में सिग्नल समझ का आएगा। इशू चल रहा है, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। जी जी। ठीक है। लाइव भी मैं देख रहा हूँ लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, दूसरे बताएं जिनको जल्दी से समझ में आ गया, जल्दी जल्दी करें, हरी अप। लगता है किसी को समझ में ही नहीं आया। हाँ जी असद भाई, मेरी वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका ऑब्वियसली डॉलर में ही पे करेगा ना, उनकी अपनी जो करेंसी वो है वो डॉलर ही है। बिल्कुल सही है। तो तो वो ऑब्वियसली डॉलर में ही करेगा। बिल्कुल सही है। अमेरिका की खुद की करेंसी डॉलर है, ठीक है ना, उसको चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो सऊदी रियाल में उसको चेंज नहीं कर पाएगा। वो उसको अपने डॉलर के अंदर ही पे करेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं। एक महीना भी क्लास है उसके बाद पाँच। अच्छा, अपने माइक म्यूट कर लीजिए जिस चीज़ का भी ओपन है, मैं कर देता हूँ। तो ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई है करेंसी का काम क्या होता है। अच्छा जी, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप रहते हो तो स्टॉक्स मार्केट ने आपका नाम आपने नाम सुना होगा। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्टॉक मार्केट होती थी, अब तो काफ़ी दीगर शहर में खुल गई हैं। पहले सिर्फ कराची के अंदर होती थी जिसको हम मेन स्टॉक मार्केट कहते थे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। ये आ गया मेरे पास PSX, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद जो बड़ा शहर हमारे पास आ जाता है, लाहौर आ जाता है। तो वहाँ पर भी अब स्टॉक मार्केट खुल गई है, इस्लामाबाद में भी खुल गई है। ठीक है, ये तीनों, ये आपके पास कराची स्टॉक मार्केट की तस्वीर है। ठीक है, ये आपके पास लाहौर स्टॉक मार्केट है, और ये आपके पास इस्लामाबाद स्टॉक मार्केट है, जिसको हम ISE कहते हैं ठीक है। इस मार्केट का काम क्या होता है? अच्छा, इस मार्केट का काम होता है पैसा जनरेट करके देना। मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी है, कोई भी हम एक कंपनी ले लेते हैं, या कोई नई कंपनी ओपन होने जा रही है, या कोई पहले से कोई कंपनी है जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसको जाहिर सी बात है पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक पाकिस्तानी कोई भी मशरूब रूह अफ़ज़ा की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, रूह अफ़ज़ा भी हमारे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो शरबत बेचता है, रूह अफ़ज़ा सबको ही पता होगा। ठीक है, अब वो चाह रहा है कि वो अपना कोई 7 अप टाइप का ड्रिंक निकाले, कोई एनर्जेटिक ड्रिंक ड्रिंक निकाले स्टिंग टाइप की, काम को बढ़ाए। ठीक है, तो उसको अब ज़रूरत है पैसों की। एक तो उसके पास पहला सोर्स ये है कि जो भी उसके पास इन्वेस्टर है पर्सनल,
उसको कांटेक्ट करेगा ताकि वो उसको पैसा इन्वेस्ट करें। अगर उसके पास कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है तो वो दूसरा काम ये करेगा, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, पूरा इसका एक तरीकेकार होता है रजिस्ट्रेशन का, जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब वो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब उसकी जितनी भी टोटल वर्थ होगी कंपनी की, रूह अफ़ज़ा फॉर एग्जांपल उसकी वर्थ आ गई है हमारे पास, ये रूह अफ़ज़ा कंपनी है, ठीक है। अब इसकी टोटल वर्थ कंपनी की है 50 लाख, एग्जाम्पल हम के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कारोबार बढ़ाना है, पैसों की ज़रूरत है, तो इसने जब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया स्टॉक मार्केट के अंदर तो इसने अपनी कंपनी के हिस्से बना लिए। अब वो हिस्से इसकी मर्जी है कितने बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, ठीक है। अब उस हिस्से में 50 लाख को डिवाइड करेगा, फी हिस्से में फर्ज कर लो 5 लाख आ रहा है, ठीक है। ये इसका एक शेयर आ गया जिसको हम शेयर कहते हैं कि अब जो मेरा जैसा बंदा होगा, नया बंदा होगा, हम देखेंगे हाँ यार रूह अफ़ज़ा अच्छी कंपनी है, चलती भी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी रूह अफ़ज़ा का मालिक कहलाऊँ, कुछ कहलाऊँ, तो मैं इसके शेयर्स खरीदना शुरू कर दूंगा और रूह अफ़ज़ा मुझे अपनी मिल्कियत में शामिल कर लेगा, मुझे ओनरशिप दे देगा क्योंकि मैंने इसके शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अब मेरी मर्जी है मैं जिस इस पे जितना पैसा इन्वेस्ट करूँ, 5 लाख का मैं एक शेयर खरीदूँ, 10 लाख के दो खरीदूँ, 30 लाख के तीन खरीदूँ, ठीक है। जितने मैं शेयर्स खरीदता जाऊंगा उतनी ज़्यादा मेरी इसमें ओनरशिप बढ़ती जाएगी, परसेंटेज बढ़ती जाएगी। अब इसी तरह इसके सारे शेयर्स बिक जाते हैं, ठीक है। अब रूह अफ़ज़ा क्या करती है, अपनी नई इंडस्ट्री लगाती है, सही है, नई फैक्ट्री लगी, नया काम शुरू हुआ, साल महीना या 6 महीने या 3 महीने में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। और जो रूह अफ़ज़ा की नई कंपनी खुली है और प्रीवियस टोटल वर्थ 50 लाख थी, अब इस कंपनी ने भी अच्छा बिजनेस किया है तो इसकी वर्थ भी 50 लाख हो गई, ठीक है। तो टोटल वर्थ रूह अफ़ज़ा की हो गई है 1 करोड़, यहाँ पे हमारे पास 1 करोड़ हो गई है। तो अब जिसने भी यहाँ पर शेयर्स खरीदे थे, अगर जिसने 5 लाख का एक शेयर खरीदा था तो उसके पैसे अब डबल हो गए, उसका प्रॉफिट अब 50 लाख के हिसाब से उसने खरीदा था ना 5 लाख का, तो उसका प्रॉफिट हो गया 10 लाख, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट इसमें बढ़ता रहता है और इसी तरह से लॉस बढ़ता है। अगर कंपनी लॉस में जाती है, वर्थ उसकी कम होती है, तो इसी तरह से हम लॉस में जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल स्टॉक मार्केट का काम है। अगर आप खबरें देखते हो रात को 9 बजे की, तो उसमें भी बताते हैं कि भाई खबरों में आज मार्केट में तेजी रही, मंदी रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जाओ, बस जाओ हाँ जी। तो ये स्टॉक मार्केट का सिंपल पाकिस्तान में काम होता है, ठीक है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो बिल्कुल दुनिया की हर चीज़ के अंदर लास्ट लेवल के ऊपर आता है, तो इसके अंदर भी स्टॉक मार्केट है। अब जो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ठीक है, उसके अंदर भी स्टॉक मार्केट्स मौजूद होती हैं। अब वो किस तरह होती है हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ होती हैं। ऑलमोस्ट सब जगह ही होती हैं। वर्ल्ड स्टॉक मार्केट, यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर, स्क्रीन शेयर होगी, नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर कनाडा के अंदर, ठीक है, इसकी टोरंटो के अंदर इसकी अपनी स्टॉक मार्केट है, यूएसए की अपनी न्यूयॉर्क में अलग स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अर्जेंटीना की अपनी अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, हांगकांग की अलग है, जापान की अलग है, चाइना की अलग है, मतलब दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी सबकी स्टॉक मार्केट मौजूद होती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सेम इसी तरह यही इसका काम है जो पाकिस्तान में मौजूद होता है। अच्छा जी, तो ये इसका सारा काम हो गया। अब जिस तरह से मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है, पहले जिस तरह से हम क्या कहते हैं ख़त किताबत करते थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए ख़त लिखते थे, लेटर लिखते थे, फिर डाकिया लेके जाता था, पोस्टमैन लेके जाता था उसको। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है, अभी आ रही है। ये आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से फिर पोस्टमैन उसको ख़त को लेके जाता था, सारी चीज़ें करता था,
फिर वक्त बदलता गया, टेलीफोन पे आ गए, टेलीफोन से हम फिर मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ गए, मोबाइल फ़ोन से हम एसएमएस करने लग गए, एसएमएस से माशाल्लाह से अब व्हाट्सएप, पिक्चर्स, वीडियो कॉल्स सब हो रही है। तो सारा सिस्टम ऑनलाइन के ऊपर आ गया है। अब इसी तरह जब सारे काम ऑनलाइन के ऊपर आ गए, आपके बिजनेसेस ऑनलाइन के ऊपर आ गए, आप घर बैठ के खाना मंगा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, घर, आप पाकिस्तान में रहते हुए चाइना से कुछ भी शॉपिंग करके मंगा सकते हो। इसी तरह से जब ये पूरी दुनिया की स्टॉक्स मार्केट है, इसको भी ऑनलाइन सिस्टम कर लिया गया है। ठीक है, सारी स्टॉक्स मार्केट आपस में ज्वाइन हो गई हैं, इंटरनेट लाइन सिस्टम के उसके कनेक्ट हो गई हैं। तो हम पाकिस्तान में बैठ के हर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये 1994 के बाद सारी चीज़ें जो है, ठीक है, इसके अंदर आई हैं। अच्छा, जब ये ऑनलाइन आई मार्केट, तो इसके अंदर फिर वैरायटीज काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। इसमें सिर्फ फिर करेंसी की एक्सचेंज नहीं होती, या किसी कंपनीज के शेयर्स के ऊपर काम नहीं होता। इसके अंदर फिर बड़ी वर्सटाइल मार्केट हो गई है हमारी, ठीक है ना। और काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मिल गए। फॉरेक्स के अंदर आप इसके अंदर रहते हुए ऑनलाइन मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्सेस के ऊपर कर सकते हो, बॉन्ड्स के ऊपर कर सकते हो, फंड्स होते हैं इसमें सारे काफ़ी सारे, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। करेंसीज हैं, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। और कमोडिटीज आ जाती है हमारे पास। कमोडिटीज के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारे पास, ये कमोडिटीज है हमारी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं धातें वगैरह, आती हैं सारी, ऑयल आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, आपका आयरन आ जाता है। खाने पीने की अशिया जो होती हैं, कॉर्न होता है, कॉफ़ी होती है, वीट होता है आपका, ठीक है, दाल चावल वगैरह जो भी होते हैं, आप ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। जो इतनी वर्सटाइल मार्केट हो गई है वक्त बदलने के साथ साथ, ठीक है। अब जितना जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ठीक है, दौर जदीद होता जा रहा है, फिर आपके इसमें क्रिप्टो भी आ जाता है। अब इसमें क्रिप्टो के भी ऑप्शन है, बीटीसी के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, इथेरियम के ऊपर कर सकते हो, काफ़ी सारे बैंक्स के शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सब में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अच्छा जी, मार्केट से किस तरह से कनेक्ट होना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहीं पर भी बैठे हो, घर के अंदर कहीं पे भी बैठे हो, सबसे पहला काम आपके पास, या तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, दूसरा आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या टैबलेट हो, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर लैपटॉप हो तो बड़ी अच्छी बात है, या टैबलेट कोई बड़ी स्क्रीन हो, ठीक है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वॉइस मेरी कट रही है या अब सही आ रही है? ठीक आ रही है, बेहतर है। ठीक आ रही है। एहसन साहब, आपका नेट का कोई इशू होगा जिस वजह से आपको कट कट के आ रही होगी। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो यार मार्केट मेरा है, थोड़ा नेट का इशू। हाँ, आपकी खुद की आवाज़ भी कट के आ रही है, मेरे पास सही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, जी आप जी, कौन बोल नेट रहे का थे? इशू। हाँ, नेट का इशू है। तो जो पार्ट टाइम, अच्छा, मार्केट ऑनलाइन होने की वजह से मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है। बीच में कोई 1 घंटे का ब्रेक आता है मार्केट के अंदर, 1-2 घंटे का, सर्दियों में 2 घंटे का है, गर्मी में 1 घंटे का हो जाता है, ठीक है। तो 24 आवर्स मार्केट ओपन है। अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये। इसमें जब मार्केट 24 घंटे ओपन है, तो आप अपने काम से 8 घंटे की जॉब है, 9 to 5 जो भी जॉब है आपकी, उसमें से आप फ्री होके आराम से घर पर आओ, जॉब से फारिग होके बैठो यहाँ पे, ठीक है। अगर 9 to 5 वाले पाकिस्तान में बंदे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे हम आगे चल के पढ़ेंगे वो बेस्ट टाइम क्यों है, ठीक है ना। तो पार्ट टाइम इसको बंदा कंटिन्यू कर सकता है। आपने जब जो चीज़ आपको सिखाएंगे हम, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो पार्ट टाइम वाला फॉरेक्स का काम है, इंशाल्लाह फुल टाइम हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो आपके पास मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी होगा, ठीक है ना, उसके अंदर हर चीज़ के एक सॉफ्टवेयर होता है चलाने के लिए। जिस तरह अगर हमने कॉल करनी है या वीडियो वीडियो कॉल करनी है, तो यार वीडियो कॉल करनी है तो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लो। अब जिस तरह आप
जिस तरह से आप क्लास ले रहे हो यहाँ पे, इसके लिए आपने जूम इंस्टॉल किया है कि यार हमने जूम के ऊपर क्लास लेनी है, तो एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरह जब फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने ट्रेड करनी होती है, तो इसके दो फेमस जो हैं सॉफ्टवेयर वो हमारे पास मौजूद हैं। काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर 90% ट्रेडर जो यूज़ करते हैं वो मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 यूज़ करते हैं। मेटा ट्रेडर के दो वर्जन आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर 5 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है, ठीक है। दोनों सेम है, कोई इतना बड़ा ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। इसको हम यूज़ करना सीखेंगे, एक चीज़ क्या होती है, ठीक है। इसमें आपकी दुनिया भर की जो भी मार्केट है वो कनेक्ट हो जाती है। वो सारा डेटा हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, चार्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको हम रीड करना आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो एडवांस वर्जन आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है ट्रेडिंग व्यू का। ये थोड़ा सा आसान है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा है, फैंसी टाइप का है, ठीक है। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, ये थोड़ा सा मॉडर्न है, ठीक है। तो इस पे एनालिसिस करना थोड़े से और ज़्यादा आसान हो जाते हैं हमारे लिए। तो हम साथ साथ इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे। आप मेटा ट्रेडर भी सीखेंगे, इसको किस तरह यूज़ करना है, ट्रेडर ट्रेड किस तरह से हमने लगानी है। और साथ जो एनालिसिस हम करेंगे टेक्निकल, वो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर करेंगे कि हमारे जो एनालिसिस होंगे ट्रेडिंग व्यू पर किस तरह से क्या होगा। ये हम दोनों चीज़ें सीखेंगे। अच्छा जी, फॉरेक्स के अंदर जो होता है वो दो तरह की टाइप होती है मार्केट को एनालिसिस करने की। अब ये दो तरह की टाइप्स क्या होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। टाइप 1 के अंदर हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल्स एनालिसिस, ठीक है। और टाइप 2 पे हमारे पास आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये दोनों क्या चीज़ है। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं, जिस भी किसी भी मुल्क की जो कोई भी इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने डॉलर के अंदर ट्रेड करनी है तो हमें अमेरिका की पूरी कंडीशन पता होनी चाहिए कि उस मुल्क की कितना तरक्की याफ्ता है, उसमें क्या क्या मसले चल रहे हैं, क्या मसले नहीं है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं, मुल्क कैसा है, तरक्की कर रहा है नहीं। भी बंदा पाकिस्तान क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान दिन ब दिन यहाँ पे इतने सारे इश्यूज हैं, लोड शेडिंग होती है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सियासी issues इतने होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ भी हो जाता है, आग लग जाती है, तो यहाँ के लोग भागते हैं। तो ये जो इस किसी भी मुल्क के जो कंडीशन होते हैं, पॉलिटिकल इशू होते हैं या इकोनॉमिकल इशू होते हैं, कोई मुल्क अगर अच्छा जा रहा है तो हम उसकी उधर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि कोई मुल्क की हालत ख़राब हो, ठीक है। अगर मैं अभी आपको बोलूँ सीरिया की किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते तो आप नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ के अभी हालात थोड़े से ख़राब, सीरियस इशूज चल रहे हैं। फ़लस्तीन की अगर किसी कंपनी में मैं आप बोलूँ आप कर दो, तो आप बोलोगे सर जी वहाँ तो वॉर इशू चल रहा है, हम वहाँ क्यों करें, वहाँ तो बिजनेस होगा ही नहीं, हम तो उल्टा नुकसान में जाएंगे, ठीक है। तो बजाय इसके, तो इन सारी चीज़ों को देख के ट्रेड की जाती है, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इसकी थोड़ी बहुत बेसिक्स हम सीखेंगे, जो हमारे लिए जितना ज़रूरी होगा, ठीक है, जितना ज़रूरी नहीं है हम नहीं करेंगे। और आपका जो 90% ट्रेडर होता है वो चलता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। हमारे पास 90% ट्रेडर जितने मौजूद हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, टेक्निकल मेथड यूज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। अब टैक्स ये और इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो हमारी मूव होती है, मार्केट जो हमारी जितनी भी चलती है वो चलती टेक्निकल। 90% मार्केट हमारी चलती है, है, हम उसी चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल का इसमें सिर्फ अहम रोल क्या होता है, वो सिर्फ हमें मदद देता है, मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रही है तो उसको तेज़ी से पुश करता है, ठीक है, तो उसको तेज़ी से पुश करता है बाय साइड की तरफ, या मार्केट का रुख ही मोड़ देता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में। फंडामेंटल के दो काम है, ठीक है। तो अब हमें एक तो फंडामेंटल अगर हम सीखें तो उसके लिए हम ये करना पड़ता है कि भाई 24 घंटे आपकी न्यूज़ के ऊपर नज़र होनी चाहिए। एक एलसीडी अलग ही आपने
ये आपने अलग ही लगा के रखनी है घर पे, जिसपे 24 घंटे न्यूज़ चलती रहे, हर घंटे CNN चलता रहे, अल जजीरा चलता रहे, जो पता चले या आपके भाई मुल्क में क्या हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है ना। तो जब इसके कि हम टेक्निकल में बैठे सर खपाए, तो हम उसमें फंडामेंटल में आए, तो बजाय इसके हम टेक्निकल अकाउंट सीखें। तो ये भी कि थोड़े बहुत फैक्टर साइड होती है जो न्यूज़ बताती है, सारा data खुद ही कलेक्ट करके देती है, वो हम आगे चल पढ़ाएंगे कौन सी वेबसाइट, इतनी कोई ज़रूरत पेश आती है। हम जब टेक्निकल अपना सीखेंगे तो मार्केट हमें खुद बताएगी कहाँ बाय जाना है, कहाँ सेल जाना है, ये खुद ही सारा कुछ बताएगी। न्यूज़ के टाइम पे भी टेक्निकल आपका काम करता है। अच्छा जी, असद भाई ज्वाइन करते हैं। कुछ इंटरनेट इशू आ गया होगा उनको, तो वेट करें, आ जाते हैं। अच्छा जी, कोर्स की सारी डिटेल यहाँ मौजूद है, ठीक है। जो हम आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या मेथड होता है, ठीक है। तो बेसिक्स फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन हमने आज यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। आगे चल के जो भी हमारे पास अभी जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको तो नहीं पता चलेगा ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन जिन जिनको पता है उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक्स थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन मेटा ट्रेडर का पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है 4 या 5, जो भी दोनों में से हम आप बोलोगे कर लेंगे, ठीक है। एंड में चल के हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसके एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन सीखेंगे हम इसमें, किस तरह से प्राइस एक्शन आपका वर्क करता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट लेके चलेंगे इसमें, वो किस तरह से करनी है। रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिखाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तीन, ठीक है। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इंट्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, चार्ट इंट्रोडक्शन आपको कराया जाएगा। क्या होता है चार्ट इंट्रोडक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ाए जाएंगे, सही है, जो वर्क करते हैं। मार्केट साइकिल्स के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से मार्केट अपने साइकिल्स कंप्लीट करती है, मूव करती है, ठीक है। इसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताए जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक्स कौन से होते हैं। लेवल्स बताए जाएंगे आपको कि किस प्राइस पे आके, किस लेवल पे आके प्राइस बाउंस होती है, ठीक है, ये आपको सिखाया जाएगा। फ्लिप जोन सिखाए जाएंगे आपको कि फ्लिप जोन्स क्या होते हैं। ब्रेकआउट्स आपको बताए जाएंगे, फिर इसमें आपको फेक ब्रेकआउट क्या होता है, और जो ब्रेकआउट रियल हो जाता है, फॉल्स क्या होता है, फेक क्या होता है, वो आपको बताया जाएगा दोनों का, ठीक है। ट्रेंड लाइन इसमें हम सीखेंगे, ठीक है। बेसिक से एडवांस ट्रेंड लाइन हम यूज़ करना सीखेंगे। चार्ट पैटर्न्स इसमें पढ़ाए जाएंगे आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, ठीक है ना। जो भी हमारे काम के हैं वो चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। फिर मार्केट स्ट्रक्चर हम इसमें पढ़ेंगे, ब्रेकआउट्स किस तरह होते हैं, और जो चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये आगे चल के थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ये अभी जो फ्रेश स्टूडेंट है इनको समझ में नहीं आएगी, जो पहले से काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, बेरिश कौन से होते हैं, मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, इम्बैलेंस जिसको हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। लिक्विडिटी आपको पढ़ाई जाएगी, बाय साइड लिक्विडिटी किस तरह से हम देखते हैं, सेल साइड ये आपको सिखाया जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आरपीआर वगैरह क्या होती है, रेस पहली रेस, जो भी डीबीडी और आरडीबी, ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपको रीजन्स बताए जाएंगे, जो आपके जोन्स होते हैं,
प्रीमियम जोन्स कौन से होते हैं, डिस्काउंटेड जोन्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप ट्रेड लोगे, ठीक है, वो आपको बताए जाएंगे कि राइट जोन कौन सा होता है, ठीक है। फिर प्राइस साइकिल होगा एडवांस, मार्केट का किस तरह, मार्केट की चाल चलने किस तरह चलती है। फंडामेंटल बेसिक्स होंगे इसमें, और एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी। आज के लेक्चर में कुछ समझ में ना आया, उससे रिलेटेड आप सवाल करना चाहें, सवाल कर सकते हैं।